हेलो एवरीवन। भारत के भूगोल के अंतर्गत अब तक ले हमने कवर कर लिया है भारत एक सामान्य परिचय को। और भारत एक सामान्य परिचय के बाद भारत के भूगोल के अंतर्गत अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, और ये हमारा है भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हमें विभिन्न समय काल में निर्मित चट्टानों के बारे में अध्ययन करना होता है। तो चट्टान क्या होते हैं, प्रश्न ये बनता है। तो चट्टान पृथ्वी की भूप्रकृति पर जो भी कठोर और मुलायम वस्तुएं पाई जाती हैं, अगर उनमें खनिजों का मिश्रण होता है तो उसे हम कहते हैं चट्टान। तो आज हम चट्टानों के बारे में ही जानकारी करेंगे कि भारत में कौन कौन से चट्टानी समूह पाए जाते हैं, साथ ही इनमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आइए हम समझते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना को। देखिए, एक होता है भारत की विश्व की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें पढ़ना पड़ता है क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। लेकिन जब हम किसी देश या किसी क्षेत्र के अंदर की बातों को जानना का प्रयास करते हैं, तो इसके अंतर्गत उस क्षेत्र या उस देश के चट्टानों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। साथ ही इन चट्टानों का विकास वहां पर कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। तो भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। तो हम जानते हैं कि पहले जो है पहले एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसे हम पैंजिया कहते थे। और एक बहुत बड़ा महासागर इस पैंजिया के चारों ओर था जिसे हम पैंथालासा कहते थे। पैंथालासा कहते थे। तो पैंजिया का विभाजन हो गया और ये दो रूपों में टूटा, एक लारेंसिया के रूप में और एक गोंडवाना लैंड के रूप में। तो पेंजिया विभाजित हुआ। पेंजिया का विभाजन हुआ दो रूपों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में। अंगारा लैंड से बना यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। वहीं गोंडवाना लैंड से बना हमारा प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो अब आप जान लीजिए कि पहले भारत अफ्रीका से सटा हुआ देश भूभाग था। अफ्रीका से टूट करके भारत उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ और आज जिस जगह पर है वहां पर आया। आसान भाषा में कहें तो भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हमें विभिन्न समय काल में निर्मित चट्टानों का अध्ययन करना होता है। भारत का भूगर्भिक इतिहास अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ प्राचीनतम जीवाश्म रहित आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से लेकर के नवीनतम जीवाश्म युक्त और अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। तो भारत में उस समय की चट्टानें हैं जब सर्वप्रथम यह पृथ्वी अपने ठोस स्वरूप को धारण करके आया था। पहले हम जानते हैं कि ये पृथ्वी आग का गोला थी और ये पृथ्वी करोड़ों लाखों वर्षों के बाद ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकला, इसको हम लावा कहते हैं, वो भी ठंडी हो गई। वो भी पहले तरल अवस्था में ऊपर थी, और जो पिघला हुआ पदार्थ बाहर ही रहे, अंदर ही रह गया पृथ्वी के, उसको हम मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा और लावा
ठंडा हुए और इन्हीं से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, या जिसको कहते हैं हम आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। एक और प्रायद्वीपीय भारत जो प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का भाग है। पेंजिया का भाग क्यों है? क्योंकि पेंजिया दो रूपों में टूटा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था अफ्रीका, अफ्रीका से भारत बना हुआ है, प्रवाह के माध्यम से भारत बना हुआ है। तो भारत अफ्रीका महाद्वीप का एक पुराना हिस्सा था जो कि गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इस प्रकार से हमारा जो भूभाग हुआ प्रायद्वीपीय भारत, वो भी प्रायद्वीपीय भारत का तात्पर्य है ये वाला भूभाग, ये वाला जो भूभाग है, ये वाला भूभाग, इसको कहते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और जो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूभाग होते हैं उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का भाग है में आर्कियन, आप यहाँ पर आर्कियन के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर मैदानी भागों में चतुर्थक काल की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये जो भारत का ये जो उत्तरी भाग है ये काफी नवीनतम भाग है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बहुत बड़ा मैदान निर्मित हुआ है, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, सिंधु का मैदान कहते हैं, यमुना का मैदान कहते हैं। तो ये चतुर्थक काल की बनी हुई नवीनतम चट्टानी संरचनाएं हैं। किसी देश की भूगर्भिक संरचना हमें कई बातों की समझ में सहायता करती है, जैसे चट्टानों के प्रकार, मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, खनिजों की उपलब्धता तथा सतही एवं भूमिगत जल संसाधनों की जानकारी इत्यादि। तो अगर हम जाने रहेंगे किसी भी जगह पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह हम जान सकते हैं वहाँ पर किस प्रकार की मृदा होगी। जैसे अगर चट्टानें बेसाल्ट की हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब बेसाल्ट का अपक्षय और अपरदन होता है तो काली मृदा का निर्माण करता है। इसी प्रकार से अगर नदियों के लाए गए निक्षेप से कोई सी चट्टान का निर्माण हुआ है तो ऐसे भूभागों में जलोढ़ मृदा विकसित होगी, बांगर मृदा विकसित होगी। तो अगर हम चट्टानों के प्रकार को समझे रहेंगे तो हम वहाँ की मिट्टियों को समझ सकते हैं, साथ ही उनकी जो रासायनिक विशेषताएं हैं उसे भी समझ सकते हैं और खनिजों की उपलब्धता को भी समझ सकते हैं। क्योंकि जो चट्टानें जैसे अग्नि चट्टानें काफ़ी अंदर से निकली हुई हैं, काफ़ी अंदर से आई हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि जो अग्नि चट्टानों में खनिजों की उपलब्धता ज़्यादा होगी। अब अग्नि चट्टानें कटती फूटती हैं, तो जब कटेंगी फिटेंगी तो जो अंदर चट्टानें चली गई हैं वो और भी अच्छी होंगी, क्योंकि उसे निकालना सहज हो जाएगा। भूमिगत तथा सतही एवं सतही जल और भूमिगत जल संसाधनों की भी जानकारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे आप देखेंगे हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट काफी कठोर चट्टानें होती हैं, तो सहजता से पानी इनके अंदर रिस रिस करके नहीं जा पाता। तो ऐसे में यहाँ पर जो सतही जल होंगे वो काफी अधिक होंगे। वहीं आप चले जाइए उत्तर भारत में, तो ये जो उत्तर भारत है यहाँ पर चूंकि मिट्टी है, बलुअट प्रकार की मिट्टी है, तो यहाँ पर जो भूमिगत जल होंगे वो सतही उतने नहीं रुक पाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तालाबों वगैरह से सिंचाई की जो व्यवस्था है वो दक्षिणी भारत में ज़्यादा है, वहीं उत्तर भारत में आप नलकूपों से सिंचाई ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तालाब उतने होते नहीं, यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें नहीं हैं, तो पानी जो है बहुत अधिक समय तक रुक नहीं पाता है। लेकिन जो दक्षिण भारत है बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, तो पानी वहाँ पर भूमि पर अधिक समय तक बना रहता है। तो अगर हम चट्टानों के प्रकार को समझे रहेंगे तो हम जान नहीं सकते हैं कि कहाँ पर सतही जल होगा और कहाँ पर भूमिगत जल होगा। भारत में पाई जाने वाली
विविध प्रकार की चट्टानें निम्नलिखित हैं, जिसमें है आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना लैंड और दक्कन ट्रेप। तो आइए अब एक पर हम बात करते हैं। हम सबसे बात करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों पर। तो हमारी पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी। इस दौरान पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकला, जिसे हम लावा के नाम से जानते हैं। कुछ मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह गया। इस समय यह लावा और मैग्मा गर्म तथा गलित अवस्था में थे। क्योंकि पृथ्वी गर्म थी तो उसके जो छिद्र थे काफी बड़े हो गए। जो मैग्मा बाहर आ जाता है उसे हम लावा कहते हैं। तो वो भी अभी गर्म और गलित अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में था। इन्हीं गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इनका ही सर्वप्रथम निर्माण हुआ तथा अन्य चट्टानों का निर्माण इन्हीं चट्टानों के अपक्षय तथा पर्दन से होता है। इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। तो अन्य जितनी भी प्रकार की चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही निर्मित होती हैं या बनती हैं। इसीलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान इन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर जो सर्वप्रथम किसी चट्टान का निर्माण हुआ था तो वह आर्कियन क्रम की चट्टान का ही निर्माण हुआ था। आर्कियन क्रम की चट्टानों के निर्माण के समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था। इसलिए इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अभी अभी पृथ्वी आग का गोला थी, जीवन मिलने का तो सवाल ही नहीं है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्रिस्टलों की भरमार होती है अर्थात रेवेदार होते हैं तथा इनमें भ्रंश तथा विकृत मोड़ पाए जाते हैं अर्थात ये बीच बीच में चकड़ी टूटी होती हैं। इसके बीच में गैप होता है और ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। विश्व के सभी वलनदार पर्वतों, फोल्डेड माउंटेन्स एवं पठारों की तलहटी में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है कि वलनदार पर्वतों एवं पठारों की तलहटी में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें क्रिस्टलों की भरमार होती है। ये सारे आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषताएं होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन शैलें फैली हुई हैं। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला भूभाग, यहाँ के 2/3 भूभाग पर, 2/3 मतलब लगभग 66% भूभाग पर आर्कियन चट्टानें फैली हुई हैं। हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों के नीचे भी यह पाई जाती हैं। तो यह चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बघेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में है और बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर ये शैलें पाई जाती हैं। तो आप सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत में ही नहीं बल्कि भारत का जो ये वाला भूभाग है, यहाँ काराकोरम है, यहाँ लद्दाख है, यहाँ जास्कर है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। और कौन कौन से राज्य हैं? मुख्य रूप से ये सारे राज्य हैं जहाँ पर आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी। चलिए यहाँ से हम पुनः देख लेते हैं क्या क्या होता है। ज़्यादा समझे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। भारत के 2/3 भूभाग पर आर्कियन शैलें फैली हुई हैं। हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों के नीचे यह पाई जाती हैं। यह चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बघेलखंड, बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार हैं। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैंगनीज, डोलोमाइट, जस्ता, सोना, चांदी जैसे धात्विक तथा अधात्विक धातुओं की भरमार है, परंतु नीचे की परतों में चले जाने के कारण इनका दोहन अत्यंत कठिन है। बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इस प्रकार की चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, मैं जान नहीं पाया और इसीलिए हमने थोड़ा पीछे से वीडियो को पढ़ाया दोबारा। आइए अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हम जानते हैं। आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के
अपरदन तथा निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ये भारत की प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं जो भारतीय भूगर्भिक समय सारणी में धारवाड़ तंत्र के नाम से जानी जाती हैं। भारत में इनका प्रथम अध्ययन प्रोफेसर D.N. वाडिस ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया था, इसीलिए इन चट्टानों का नाम धारवाड़ पड़ा। तो हमें क्या याद रखना है? हमें सबसे पहले याद रखना है आर्कियन चट्टानों को। आर्कियन चट्टानें भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई। और आर्कियन को समझने के बाद हम धारवाड़ को समझेंगे। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों में ही अपक्षय तथा अपरदन से होता है, और चूंकि अपक्षय तथा अपरदन से होता है इसलिए परत दर परत परत दर परत बन जाती है। इसलिए जो हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो प्रथम रूपांतरित चट्टानें हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण हो रहा है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से हो रहा है। तो प्रथम रूपांतरित चट्टान अगर है तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो खनिजों के उपलब्धता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो काफ़ी गहराई में चली गई हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब अपक्षय तथा अपरदन होता है तो इनकी जो गहराई है वो कम हो जाती है। इसीलिए धारवाड़ तंत्र के जो भी चट्टानें हैं उसमें खनिजों की काफ़ी उपलब्धता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधिक पाए जाते हैं। यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिलों में हुआ है। तो कर्नाटक के धारवाड़ में ये चट्टानें ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसीलिए इसे धारवाड़ नाम से भी हम जानते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत व बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अर्थात जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, यहाँ पर तो ये पाई ही जाती हैं। अन्य जगहों पर जो भारत का उत्तरी भाग है वहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। अरावली पहाड़ियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर का पठार आदि क्षेत्रों के अलावा लद्दाख, जास्कर, कुमाऊं पर्वत श्रेणियों की स्पीति घाटी के निकट से शिखरों के एवं गर्तों में चट्टानें पाई जाती हैं। तो हमें इन भूभागों को भी याद रखना है। यह चट्टानें भारत में पाई जाने वाली सभी चट्टानों में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं सोना, मैग्नीज, लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इन्हीं चट्टानों से फ्लोराइट, इल्मेनाइट, सुरमा, वुल्फ्राम, कोबाल्ट, अभ्रक, एस्बेस्टस आदि प्राप्त होते हैं। सोना कर्नाटक में क्वार्टर चट्टानों की अधिकता होने से कोलार की खानों से अधिक प्राप्त किया जाता है। लोहा झारखंड, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व कर्नाटक में अधिक मिलता है। तो हमें क्या याद रखना है? जो कर्नाटक की कोलार खान है वहाँ से हमें सोना प्राप्त होता है। धारवाड़ काल में ही, हमारा कल नहीं काल है, धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ। ये इसके बाद यह समतल हो गई। यह विश्व के सबसे पुराने मोड़दार पर्वत हैं। तो जो हमारी अरावली है जिसको हम जानते हैं राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक मजनू के टीले तक फैली हुई है, हमारी यहाँ पर फैली हुई है अरावली। तो इस अरावली का निर्माण धारवाड़ काल में ही हुआ था और इसके बाद यह समतल हो गई और भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है अरावली। तो धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ। इसके बाद यह समतल हो गई। यह विश्व के सबसे पुराने मोड़दार पर्वत हैं। इसके बाद हम जानेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदमन निक्षेपण से हुआ है। यह अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था। जब जीवन ही नहीं था तो जीवाश्म कहाँ से मिलेंगे? तो आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया और कुडप्पा,
तीनों में ही जीवाश्म आपको नहीं मिलेंगे। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुटप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां पर यह एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुटप्पा तथा कुरनाल जिलों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो है अलवर से दिल्ली तक लघु हिमालय में पाई जाती हैं। यह आंध्र प्रदेश के पापाघानी श्रेणी में अधिक पाई जाती हैं। पापाघानी आंध्र प्रदेश की एक नदी है जिसके नाम पर इस श्रेणी का नामकरण हुआ है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुटप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें यहाँ पर जानना क्या है, पापाघानी श्रेणी के बारे में। देखिए, श्रेणी या पेटी क्या होती है? कोई एक ऐसे भूभाग में जब कोई वस्तु या खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तो उसे हम एक पेटी नाम दे देते हैं। तो एक नदी है पापाघानी नदी, उस पापाघानी नदी के घाटियों में चूंकि ये चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और एक पेटी के रूप में पाई जाती है, तो हम कह देते हैं उसे पापाघानी नदी, पापाघानी पेटी, क्योंकि वो पापाघानी नदी के किनारे है। चलिए आगे हम बात करते हैं और विंध्यन क्रम के चट्टानों के बारे में जानते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, यह चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद बनी। ये चट्टानें जो है कुडप्पा चट्टानों के बाद बनी तथा इनका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। तो जल निक्षेप क्या होते हैं अभी हम जानेंगे। विंध्यन चट्टानों में, विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस बात का सूचक है कि जिन निक्षेपों से इनकी रचना हुई है वह छिछले सागर में निर्मित हुए थे। ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम भूसन्नति। तो यहाँ से भी नदियाँ पानी लेकर के आती हैं, यहाँ से भी नदियाँ अपने पानी लेकर आती हैं, तो अपने पानी के साथ अवसाद भी लेकर के आती हैं और भूसन्नतियों में जमा कर देती हैं। और इससे धीरे धीरे ये भू जो जमाव है काफ़ी ऊपर आ जाता है। और क्योंकि ये परत दर परत जमा होती हैं, तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो परतदार चट्टानें हैं और उनका निर्माण जो है इन्हीं जल निक्षेपों से हुआ है। चलिए अब आगे हम क्या बात करते हैं। ये चट्टानें लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। पूर्व में बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई हैं। तो आप क्षेत्र भी याद कर सकते हैं। पर विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से जानी जाती हैं भवन निर्माण सामग्री के लिए, साथ ही सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के लिए ये चट्टानें जानी जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें लाल बलुआ पत्थर, भवन निर्माण संबंधी चट्टानों, सजावटी पत्थरों, हीरा युक्त लौह अयस्क तथा सीमेंट, चूना पत्थर, ग्लास और रसायन उद्योगों के कच्चे माल की उपलब्धता के लिए ये जानी जाती हैं। कई जगहों पर इन चट्टानों में निम्न कोट के लौह और मैग्नीज अयस्कों की उपस्थिति भी है। तो इनके अलावा इसमें निम्न कोट के लौह और मैग्नीज अयस्क भी प्राप्त होते हैं। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें भी विंध्यन क्रम में ही स्थित है। तो विंध्यन तंत्र में ही पन्ना और गोलकुंडा की खानें हैं जो कि हीरा की खानें हैं, ये हमें याद रखना है। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, जामा मस्जिद, दिल्ली का बिड़ला मंदिर, सांची का बौद्ध स्तूप इत्यादि अनेक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण विंध्यन तंत्र के लाल बलुआ पत्थरों से ही हुआ है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि इन प्रकार ये जो है लाल विंध्यन तंत्र की जो चट्टानें हैं उनसे कौन कौन से प्रकार के ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं, तो आप इन सबको याद रख सकते हैं। आगे आइए, अब हम बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। गोंडवाना नाम सुनते ही आपको कोयला याद आना चाहिए। जो भारत का 95% कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही प्राप्त होता है। इन चट्टानों का निर्माण
ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं एवं इसमें मछलियों व रहने वाले वह रेंगने, ये रेंगने हैं, रहने नहीं रेंगने हैं, वह रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह चट्टानें कोयले के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत का सर्वोत्तम कोयला और इसका सर्वाधिक भंडार गोंडवाना प्रणाली में ही पाया जाता है, जो मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के दामोदर घाटी, झारखंड, उड़ीसा के महानदी घाटी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की गोदावरी घाटी, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा बेसिन में यह विस्तृत है। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये भारत है। तो यहाँ पर है दामोदर नदी, यहाँ पर है महानदी नदी, यहाँ पर गोदावरी नदी, यहाँ पर है जो है सतपुड़ा बेसिन। तो यहाँ पर ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। गोंडवाना प्रणाली की चट्टानों से भारत के 95% कोयले की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, 95%, आप इसे याद रखिएगा। हमें क्या याद रखना है कि जो गोंडवाना प्रकार क्रम की चट्टानें हैं, ये जानी जाती है कोयले की प्रचुरता के लिए। भारत का लगभग 95% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ये फैक्ट हमें याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में हुआ। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारें उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं पर 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट का उपयोग सड़क एवं भवन निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्वार्टेज, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट तथा अर्ध बहुमूल पत्थर भी पाए जाते हैं। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और फास्फेट चट्टानों में खनिजों की उपलब्धता के मामले में भी धनी है। तो हमें ये बातें भी याद रखनी है। और कहाँ कहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो आर्कियन क्रम की कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, उसे हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं सब आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं। ये हमारा है दक्कन ट्रैप हो गया। ये हमारा जो है चतुर्थक काल की निर्मित चट्टानें हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो अन्य जो चट्टानें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल उसे हमने वहीं पर कवर कर लिया। यहाँ पर यही जो ये काले रंग से दो नजर आ रहे हैं, ये हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो कर्नाटक के आसपास पाई जाती हैं। धारवाड़ चट्टानें कुछ यहाँ भी पाई जाती, कुछ यहाँ पर भी पाई जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब भारत के भूगोल के अंतर्गत हम कवर करेंगे भारत की भू आकृतियों को, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर की हिमालय पर्वतमाला को और अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। एक बार इसे पुनः देख लीजिए, क्योंकि माइक हमारा बीच में बंद हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।